गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीके शुक्ला पुनः अपने नए वीडियो में कम्युनिकेशन के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले क्लास में कम्युनिकेशन के बारे में सामाजिक बाधाएं तक जो हमारे टॉपिक थे उसको हमने कवर किया था। अब आगे मित्रों नेक्स्ट हमको कहाँ चलना है? अंतर्वैयक्तिक क्षमता। तो नेक्स्ट वीडियो में हमको मित्रों अंतर्वैयक्तिक क्षमता के बारे में डिस्कस करना था। दोस्तों, क्या है अंतर्वैयक्तिक क्षमता? तो मित्रों, अंतर्वैयक्तिक क्षमता की हम बात करें दोस्तों तो देखिए दोस्तों, किसी अपनी बात को कैसे किसी के सामने प्रभावी कर सकते हैं। अगर दो लोग बात करते हैं, उनकी अंतर्वैयक्तिक क्षमता क्या होती है? अगर आपकी अंतर्वैयक्तिक क्षमता पूछ दी जाए आपसे दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? अंतर्वैयक्तिक क्षमता आपकी क्या होनी चाहिए कि आप अपने बात को कैसे प्रभावी ढंग से दूसरे के सामने रख सकते हैं, या आपकी अंतर्वैयक्तिक क्षमता अगर कोई आपसे कुछ बता रहा है तो आप किस तरह से उसको सुन सकते हैं, क्या उसको जो है समझ सकते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता अगर हम बात करें तो सामाजिक क्षमताओं को व्यक्त करती है, जिनका तब व्यक्ति प्रभावी ढंग से दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर सकता है। मतलब कि कैसे प्रभाव आप डाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए मित्रों? इसके अंतर्गत देखिए मित्रों, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना, समर्पण, नेतृत्व और मौखिक एवं गैर मौखिक संचार इत्यादि होने चाहिए। तो नीचे जो इसके प्रमुख तत्व हैं, इसमें जो प्रमुख तत्व होने चाहिए मित्रों, तो इसके जो प्रमुख तत्व हैं, देखिए मित्रों, इसके जो प्रमुख तत्व हैं उसकी हम बात कर लें दोस्तों। तो इसके जो प्रमुख तत्व हैं, अगर हम उनकी बात करें मित्रों, देखिए 7 प्रमुख तत्व हैं। कितने हैं मित्रों? 7 प्रमुख तत्व हैं। सातों में इन प्रमुख तत्वों मित्रों पहला क्या होता है? मौखिक संचार। अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कैसे? दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति किसी ऑफिसर्स के ऑफिस में गया है, किसी ऑफिसर्स के ऑफिस में गया है और वो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, उसको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है मित्रों। वो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, एप्लीकेशन लिखना उसको अगर नहीं आता है, तो वो अपनी बातों को मौखिक रूप से कहेगा वहाँ जाके। तो जब वो अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से वहाँ कहेगा, हो सकता है दोस्तों कि वो व्यक्ति अपने लोकल, अपने गांव की भाषा में वहाँ कह रहा हो और जो ऑफिसर वहाँ पे हो उसको वो भाषा न पता हो, लोकल न समझ पाया रहा हो, तो इस व्यक्ति के मौखिक रूप से कहने और ऑफिसर्स को सुनने दोनों में दिक्कत समझ में आएगी। और लेकिन वो व्यक्ति जो कुछ भी कहेगा, तो जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो मौखिक संचार दे रहा है तो नीचे जो लोग होते हैं, जो लिपिक लोग होते हैं, उनको ट्रांसलेटर होते हैं, उनकी बातों को ऑफिसर को बता दें ये कहना चाहते हैं, तो पता चल जाता है, मौखिक रूप से अपनी बात कह सकता है। लेकिन तो उसी समय जस्ट ऑफिसर्स कहता है कि आप एक काम करिए कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो जब एप्लीकेशन उसने जैसे ही कहा तो वो आपका क्या हो गया? गैर मौखिक संचार हो गया। जैसे ही ने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखवा दीजिए या लिख दीजिए, हम आपकी बात को देखते हैं या आपकी समस्या को देखते हैं, तो वो क्या हो गया? वो आपका तुरंत हो गया गैर मौखिक संचार हो गया दोस्तों। अब देखिए गैर मौखिक संचार, इसके बाद तीसरा क्या आता है आपका? सुनने की क्षमता। आपके अंदर सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए मित्रों। सुनने की क्षमता इस तरह होनी चाहिए कि मान लीजिए वही व्यक्ति गया हुआ है और ऑफिसर्स उसको जो है इग्नोर कर दिया,
उसकी बातों को केयर ही नहीं किया, कोई नहीं सुना, तो अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो भी अंतर व्यक्तिक क्षमता क्या होगा, संबंध क्या होगा, प्रभावी होगा, क्योंकि वो क्या कहना चाहता है। आप अगर वक्ता कह रहा है तो श्रोता को उसकी बात को ध्यान से सुनने की क्षमता होना चाहिए श्रोता के अंदर, तो सुनने की क्षमता भी आपका तीसरा अवयव हो गया। चौथा देखिए, बातचीत। भाई कोई व्यक्ति आपके पास आया है, कोई समस्या लेके आया है, और आप ये तो उससे बात ही नहीं करेंगे, बातचीत करना ही नहीं चाहेंगे, चाहे मौखिक चाहे गैर मौखिक। मौखिक तो होता है उसने समस्या को बताया, गैर मौखिक होता है कि आप इतने एक्सपर्ट हों कि देख के ही उसके चेहरे, उसके सेकंड को पता लग जाए आपको, कि गैर मौखिक तरीके से ही पता चल जाए आपको कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। तो ये भी एक गैर मौखिक तरीका है मित्रों। तो आप बात जब तक नहीं करेंगे उससे तो समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग कहते हैं कि 2 मिनट बात कर लीजिए, तो बात करने की क्षमता भी एक होना चाहिए, ये भी एक अवयव हो दोस्तों। इसके बाद आग्रहिता, आग्रह होना चाहिए, आग्रहपूर्ण होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। तो नेक्स्ट अवयव हमारा 5वां कौन सा है, आग्रहिता भी होना चाहिए मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट 6ठा जो अवयव है हमारा, जो क्षमता के अवयव प्रमुख अवयव हैं, वो क्षमता है निर्णयन। 6ठे अवयव पे जब हम पहुंचते हैं दोस्तों, आप कोई व्यक्ति आपके पास आया, देखिए आपको मौखिक बताने की कोशिश किया, आपने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, गैर मौखिक संचार। तो मौखिक संचार उसने दिया, आपने कहा एप्लीकेशन लिखिए, गैर मौखिक संचार हो गया। या जैसे मान के चलिए कभी कोई ऊपर से अधिकारी किसी नीचे वाले व्यक्ति को, ऑफिसर्स को अगर कुछ कहना चाहता है, एक तो उसने मौखिक आया और अराउंड पे टहलते हुए और कह दिया ऑफिसर से कि ये काम हो जाना चाहिए, और एक होता है कि उसने मेल करवा दिया कि सारे जो है जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में मेल कर दो। आपने देखा प्राइवेट कंपनी में HR होता है, और सारे डिपार्टमेंट में मेल करवा दिया कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, या कोई वैकेंसी खाली है तो डिपार्टमेंट में अंदर पहले बता दिया कि हाँ ये चीज़ें खाली हैं। तो ये क्या हो गया, अब सब चीज़ें हो गई, लास्ट में होने के बाद क्या होगा, निर्णय। तो अगर उसने सुना तो मौखिक गैर मौखिक ये हो गया, पहले तो उसने कहा या मेल दे दिया। सुनने की क्षमता, लोग डिपार्टमेंट में अपना सुने उसको और आपस में बातचीत किए, बातचीत करने के बाद फिर बात पहुंचती है निर्णय पे, कि ये सब चीज़ें अगर सही से हुए रहेंगे तो ही बात आप निर्णय पे पहुंचेंगे। आप देखिए कोई समस्या का समाधान आप इतना चीज़ों से नहीं गुजरेंगे सीरियस होकर तो निर्णय में पहुँच, तो लास्ट में आप निर्णय पे पहुंचते हैं और निर्णय आप लेंगे और निर्णय लेके समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति आया और कैसे उसकी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं, इसी बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि व्यक्ति आया, पहले कहा तो ऑफिसर ने उससे कहा कि गए आप जो है एप्लीकेशन दो, तो जब उसने कहा तो मौखिक संचार, ऑफिसर ने कहा कि एप्लीकेशन दो तो गैर मौखिक संचार। इसके बाद टाइम दिया, ऑफिसर ने उसकी बात को सुना, तो इसको सुनने की क्षमता में आप देखिए। इसके बाद बातचीत हुई दोनों की, ये भी होना चाहिए। इसके बाद उसने आग्रह किया, जो भी कार्य था उसका आग्रहिता होना चाहिए। और थर्ड आपका जो है तब ऑफिसर्स ने निर्णय लिया और उसकी समस्या का समाधान किया। कितना आसानी तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो सकती हैं मित्रों। दोस्तों अगला हम बात करें तो जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, देखिए अंतर्वैयक्तिक क्षमता के, एक तो आपने पढ़ा कि अंतर्वैयक्तिक क्षमता के अवयव कौन कौन से, प्रमुख एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एक आपने पढ़ेंगे कि जो अंतर्वैयक्तिक क्षमता के विशिष्ट तत्व, मेन कंपोनेंट्स, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स, विशिष्ट तत्व क्या होते हैं। तो देखिए मित्रों अंतर्वैयक्तिक क्षमता कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण मतलब कि आपकी बातें प्रभावी होनी चाहिए, कि मैं जैसे ही आप अपनी बात को रखें सामने वाला आपकी बात को सुनने को बाध्य हो जाए। बात में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला सुने। कैसे, एग्जाम्पल देखिए कैसे प्रभावी की बात हम कर रहे हैं।
एग्जाम्पल समझिए, यदि कोई क्लास है और कोई टीचर पढ़ा रहा है दोस्तों, कोई क्लास है, कोई अध्यापक वहाँ पे पढ़ा रहा है, वहाँ पे कितने भी अशांति फैलाने वाले बच्चे हों, जो हर क्लास को डिस्टर्ब करते हों, लेकिन यदि टीचर के लेखनी में, टीचर के बात में, टीचर के नॉलेज में और टीचर की लेखनी जब ब्लैक बोर्ड पे चले, उस बातों में इतनी दम हो, इतना प्रभावी हो कि सारा क्लास शांत हो जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि आप जब जाते हैं कोचिंग संस्थानों में या कहीं जाते हैं, शुरू से ही कोई टीचर जो आता है वो इतने प्रभावी ढंग से पढ़ाता है, इतने अच्छे से पढ़ाता है कि पूरे क्लास में शांति का माहौल छा जाता है, तो उसको कहते हैं प्रभावी संप्रेषण। तो ये विशिष्ट है, संप्रेषण का प्रभाव होना चाहिए। संप्रेषण आपका कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। दूसरा देखिए मित्रों, दूसरा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब देखिए कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? सकारात्मक। श्रोता और वक्ता, श्रोता मतलब जो सुन रहा है, वक्ता मतलब जो बोल रहा है, सुनने वाले बोलने वाले दोनों की दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। बोलने वाले को विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसको बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को बता रहा हूँ, ये हमारी बात को जरूर समझेगा। और सुनने वाले को ये दिमाग में सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए कि हाँ, जो अगला व्यक्ति कह रहा है वो जरूर सही कह रहा होगा, इसकी बात को हमें सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। तब जो है अंतर व्यक्तिक क्षमता मजबूती के साथ आगे बढ़ती है, जब सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। तीसरा दोस्तों, सम्मिलित करने की भावना। तीसरा क्या होता है? सम्मिलित करने की भावना। अब देखिए, अब सम्मिलित करने की भावना पे हम आपको बताते हैं कि आप जब कोई कार्य कर रहे हैं तो अंतर व्यक्तिक क्षमता कैसे सम्मिलित कैसे करेंगे? सम्मिलन की भावना होना चाहिए कि जो मेल मिलाप है, जो अगर वक्ता और श्रोता का मेल मिलाप हो, वो बहुत प्रभावी मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्रों, अगर वक्ता कुछ कह रहा है और श्रोता उससे सम्मिलित भाव नहीं रखता है, तो वो उसकी बातों को इग्नोर करेगा, सही से नहीं सुनेगा, जिससे क्या होता है कि अंतर व्यक्तिक क्षमता प्रभावी नहीं हो पाएगी मित्रों। इसके साथ मित्रों अगला है समस्या समाधान। समस्या का समाधान मित्रों, नेक्स्ट विशेष तत्व क्या है? समस्या का समाधान। यदि कोई आपसे अपनी समस्या कह रहा है, आप उसका जितनी आपकी क्षमता कुछ निराकरण जरूर कर सकते हैं। आप किसी प्रकार से आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप आर्थिक सक्षम नहीं तो आप शारीरिक मदद कर सकते हैं, अब दोनों नहीं है तो आप मानसिक मदद करके उसको अच्छी राय दे सकते हैं। तो अगर इस तरह से दोनों में संबंध है, श्रोता वक्ता में, तो समस्या का समाधान हो जाता है और अंतर व्यक्तिक क्षमता मजबूती को पा जाती है। इसके बाद मित्रों आता है समूह की भावना। किसी अंतर व्यक्तिक क्षमता मजबूत तब होगी जब दोनों में समूह में रह के काम करने की सुमति से कार्य करने की, समूह का मतलब सुमति में रह के कार्य करने की भावना होगी मित्रों। इस पे एक हम बताते हैं आपको, तुलसीदास जी की चौपाई है। उन्होंने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। उन्होंने कहा है मित्रों कि अगर जहाँ सुमति, सुमति मतलब सबकी भावना मेल खाती हुई, सबकी मति, सबका डिसीजन मेकिंग पावर अगर जहाँ पे है, चाहे वो 2 व्यक्ति हों चाहे 2 से अधिक व्यक्ति हों, अगर सुमति से, अगर समूह की भावना से उनके अंदर जो रिलेशन है, जो व्यवहार है, अगर वो बना हुआ है, उनके अंतर व्यक्तिक क्षमता एक दूसरे को समझने की है, सुमति है, तो वहाँ दोस्तों संपत्ति नाना मतलब कभी समस्या नहीं आएगी, किसी चीज़ की समस्या नहीं आएगी। और जहाँ कुमति है, पता चला ऊपर का ऑफिसर्स ईमानदार अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है और नीचे से टेबल के नीचे से पैसे पास हो रहे हैं,
तो कैसे काम होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो है भावना जो है दोनों की जो है वो समूह में मिलकर कार्य करने की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों जवाबदेही और जिम्मेदारी। कैसे मजबूती आएगी, कैसे मजबूती आएगी अंतर्व्यक्तिक क्षमता में? अंतर्व्यक्तिक क्षमता आपके अंदर ऐसी डेवलप होनी चाहिए, आपके अंदर अंतर्व्यक्तिक क्षमता इस तरह की होनी चाहिए कि जवाबदेही और जिम्मेदार, आप जवाबदेह और जिम्मेदार होंगे तभी आपके अंतर्व्यक्तिक क्षमता विशिष्ट बनेगी, तभी ये मजबूती को प्राप्त होगी। जब तक आप जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक अंतर्व्यक्तिक क्षमता आपके अंदर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब तक आप जिम्मेदार होंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे, आप कहीं एसडीएम बन जाते हैं, तो अगर आप जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, जो गरीब जनता है, आपका कार्य क्या है, अगर आपके ज़िले में गरीब जनता है, परेशान है, अगर कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यू हैव प्रेजेंट देयर प्लेस। आपको वहाँ पे जाना चाहिए, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। जब आप प्रेजेंट होंगे, अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेहिता को अच्छे से निभाएंगे तो आपके अंतर्व्यक्तिक क्षमता का विकास होगा और लोगों में आपका विश्वास बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि समाज में आप जो भी बात बोलेंगे और वहाँ की जो जनता है वो आपकी बातों पे गौर करेगी, सुनेगी। हाँ, यदि आप जाएंगे नहीं, लापरवाह पोड़ रहेंगे तो कहेंगे अरे ये बेकार ऑफिसर से कोई मतलब नहीं इनकी बात। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्वप्रबंधन। स्वप्रबंधन मतलब दोस्तों, स्वप्रबंधन में दोस्तों क्या है कि आपको अपनी अंतर्व्यक्तिक क्षमता डेवलप करने के लिए स्वयं सोचना होगा, अपने आत्मसात को, आत्मज्ञान को स्वयं जगाना होगा। जैसे दोस्तों आपका एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, और दोस्तों आपका प्रबंधन इस प्रकार है कि आप जो है आप ढेर सारी बुक्स अपने टेबल पे इकट्ठा कर लिए हैं। टाइम 1 महीने, बुक्स लक्ष्मीकांत पे उठा लाए, डीडी बसु भी रख लिए, मार्केट में और कोई मिला उसको भी रख लिए हैं, इधर हिस्ट्री में ढेर सारे आप बुक काज लिए हैं। ये प्रबंधन सही नहीं है मित्रों। आपका प्रबंधन कैसा होना चाहिए? आपका प्रबंधन होना चाहिए इस समय, पीसीएस के एग्जाम को देखते हुए, इस समय आपका प्रबंधन होना चाहिए 1 नोट्स 1 सब्जेक्ट, 1 शॉर्ट नोट 1 सब्जेक्ट विद करेंट। मतलब एक छोटा सा आपके द्वारा बनाया गया नोट्स या किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से प्रोवाइड किया गया नोट्स और इसके साथ साथ करेंट। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए जिसको आप 2, 3, 4 बार रिवीजन कर सके मित्रों। तो इसको कहते हैं स्वप्रबंधन। तो स्वप्रबंधन आप जब तक डेवलप नहीं करेंगे, अपने अंदर आत्मज्ञान को नहीं जगाएंगे कि क्या हमको करना चाहिए, कैसे हमको प्रबंधन करना चाहिए कि हमारा अंतर्व्यक्तिक क्षमता जो है अच्छे ढंग से प्रभावी हो सके। दोस्तों का अगर स्व प्रबंधन अच्छा है, आपने कलेक्शन अच्छा किया, आपने जो है जो बातें हैं, जो जैसे उसका प्रबंधन अच्छा किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रबंधन अच्छा किया है तो डिसीजन भी अच्छा ही होगा मित्रों। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक जागरूकता होना चाहिए। जब तक आप सामाजिक जागरूक नहीं होंगे, जब सामाजिक जागरूक आप नहीं हैं तो आप किम कर्तव्य विमूढ़ है। पूछा जाता है कि जो लोग समाज में रुचि, जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता समाज को, तो आपको एक शब्द में अनेक शब्द में आपसे पूछा जाता है तो क्या कहते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। तो जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ रहेंगे तो आपकी अंतर्व्यक्तिक क्षमता कभी ग्रोथ कर ही नहीं सकती मित्रों। इसलिए आपको अपने अंतर्व्यक्तिक क्षमता को बढ़ाने के लिए समाज के प्रति जागरूक होगा, जानना होगा कि समाज में क्या है हो रहा है, समाज कैसा चल रहा है, समाज को किस हिसाब से हम आगे ले जा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम वर्क करके समाज के प्रति सोच रख सकते हैं। हमारा नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए, समाज पर जागरूकता होना चाहिए दोस्तों, तभी हमारी क्षमता का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मित्रों, नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा वीडियो समझाने के चक्कर में लंबा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सब क्या है, एथिक्स के पॉइंट हैं, और एक एथिक्स का टीचर जब उतरता है तो एथिक्स के भावना में चला जाता है समझाते हुए। तो नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या होना चाहिए? शिष्टाचार होना चाहिए मित्रों। मैनर्स इज द
ग्रेट थिंग। अगर आपके पास मैनर्स नहीं है, सब कुछ है, तो आप क्या हैं? आप पशु के समान हैं। अगर आपके अंदर मैनर्स नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर मतलब मैनर्स में समाज में गरीब हैं अमीर, मतलब गरीब इंसानियत समझ के आप व्यवहार करिए। आप कभी भी गैप मत करिए, आप इंसान समझ के व्यवहार करिए कि अगला चाहे कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, आपका मैनर्स, अगर आप वो बड़ा है, आप प्रणाम कर रहे हैं तो वो बड़ा है, तो आप उसमें जात बिरादरी कास्ट कुछ मत देखिए। आप प्रणाम कर रहे हैं, उसको प्रणाम आप करिए और सम्मान दीजिए। चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, तो आपका शिष्टाचार होना चाहिए, आपके अंदर क्षमता, व्यक्ति क्षमता होनी चाहिए। अगर वो आपके दरवाजे पर आ रहा है तो आप सम्मान दीजिए उसको। आपका शिष्टाचार कहता है कि आप उसको सम्मान दीजिए, आप चेयर उसको दीजिए। जिस हिसाब से किसी विधायक को लेकर आप चेयर दौड़ते हैं, उसी तरह से कोई गरीब व्यक्ति आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसके लिए भी चेयर दीजिए। ये आपका शिष्टाचार आपको सिखाता है दोस्तों। इसके साथ आपके अंदर का दोस्तों दृढ़ संकल्पता होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति दृढ़ता होना चाहिए कि आई कैन डू दिस एट एनी रेट, मैं इसको करूँगा, मैं समाज के लिए कुछ करूँगा। आपके अंदर व्यक्तिगत क्षमता, अंतर व्यक्तिगत क्षमता होनी चाहिए कि मैं अच्छा करूँगा, हर समय गुड थिंकिंग रखूँगा, अच्छी सोच रखूँगा। ये दृढ़ता भी आपके अंदर दोस्तों होना चाहिए, जो आपके अंतर व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाएगा मित्रों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अंतर व्यक्तिगत क्षमता का महत्व क्या है। अभी तो आपने पढ़ा कि अंतर व्यक्तिगत क्षमता है क्या, कि भाई आपने अपना अगर आत्मसात बढ़ा लिया और आप जागरूक हो गए तो है क्या, इसका महत्व क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए। तो हम महत्व के एक एक पॉइंट को दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो महत्व का पहला पॉइंट है संप्रेषण क्षमता अच्छा होता है। संप्रेषण मतलब हो गया कि दूसरे से बातचीत करने की क्षमता या दूसरों को कुछ कहने की क्षमता अच्छी होती दोस्तों। दूसरा है कि मदद देना, किसी समस्या का समाधान करने में। कोई समस्या है किसी को, अगर आप काबिल हैं, आपके अंतर व्यक्तिगत क्षमता जाग चुकी है, आपके अंदर काबिलियत है, अंतर व्यक्तिगत क्षमता है, तो आप किसी को भी किसी समस्या को समाधान कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे, उसको मदद देंगे। क्योंकि आप अगर अंतर व्यक्तिगत क्षमता के अंदर हो गए, इसका मतलब आप जवाबदेह और ईमानदार हो गए। जब आप जवाबदेह और ईमानदार हुए तो ज़रूर किसी की मदद करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। तीसरी क्वालिटी आपके अंदर क्या आ जाएगी, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि आप टीम लीडिंग के साथ मिलकर काम करेंगे, टीम लीडिंग करने की क्षमता आ जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मतलब गुड फॉर एवरीथिंग। टीम लीडिंग की क्षमता होनी चाहिए। क्यों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप जा रहे हैं एसडीएम बनने, आप एसडीएम बनने जा रहे हैं मित्र। जब आप एसडीएम बनने जा रहे हैं तो अगर आपके अंदर नेतृत्व की ही क्षमता नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होना जरूरी है मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निर्णय लेने की क्षमता, सबसे बड़ी चीज़। देखिए क्यों सीसेट का पेपर कराया जाता है। सीसेट का पेपर रीजन यही है, मेन रीजन यही है, आपसे सीसेट क्यों कराया जाता है, क्या महत्व है पूछा जाता है। क्या महत्व है इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीसेट की परीक्षा क्या कराना लाजमी है, क्यों कराया जाता है। तो इसका जवाब यही है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, आप निर्णय लेने के काबिल हो जाते हो। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज होना चाहिए कि किस परिस्थिति में, मान लीजिए अगर आप किसी जिले के एसडीएम हैं और वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, जनता ने किसी चीज़ को लेकर आंदोलन कर दिया, तो आप कैसे जाकर उनको समझाएंगे। ये आपके अंदर व्यक्तिगत क्षमता है कि कैसे उनको समझा के बुझा के उसको आंदोलन को रोक सकते हैं। तो ये आपके अंतर व्यक्तिगत क्षमता है। ये कहाँ से आएगी, जब तक आप अपने अंतर व्यक्तिगत क्षमता को डेवलप नहीं करेंगे। तो ये भी इसका एक महत्व है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का। आप सत्यनिष्ठा, आपके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरेगी। जब आप आपको जगा लेंगे, अपने अंदर की इंसानियत को, अंतर व्यक्तिगत क्षमता को जगा लेंगे, जब जगा लेंगे तो सत्यनिष्ठ ईमानदार तो होना लाजमी है। आप ईमानदार होंगे, इसके साथ हमने ऊपर समझाया था, आपकी जवाबदेहिता में भी
वृद्धि होगी मित्रों। ये सब अगर आपकी अंतर्व्यक्तिक क्षमता, अंतर्व्यक्तिक कौशल को आपने निखार लिया, अंतर्व्यक्तिक कौशल मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि की आपने पढ़ा लिखा, आप पढ़ लिख के यहाँ पे प्रयागराज में इतने मेहनत से तैयारी करके आप ऑफिसर्स बन जाते हैं, फिर भी अगर आप अंतर्व्यक्तिक कौशल आपका नहीं जागा तो आप बेकार हैं, आप बेकार हैं दोस्तों। पढ़ना लिखना आपका अंतर्व्यक्तिक कौशल, आप अगर ऑफिसर्स बन रहे हैं तो सबसे पहले समाज और देश के लिए सोचिए, इसके बाद समाज में कोई गरीब है उसके लिए सोचिए, और इसके बाद अब अपनी शान और शौकत में लोग चले जाते हैं, भूल जाते हैं उन गरीबों को जिनके बैसाख की लाठियों के दम पर यहाँ तक पहुँचे थे मित्रों। तो ये होना चाहिए मित्रों। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम आप जो है अंतर्व्यक्तिक क्षमता के जो मुख्य तत्व हैं इनकी डिस्कशन आपसे करेंगे दोस्तों, कि अब इनके मुख्य तत्व कौन से हैं। इनका डिस्कशन हम, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इनका डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे फिर हमारा नया टॉपिक संचार संप्रेषण है, हम उससे चलेंगे। तो इसी में इस वीडियो को हम 2 मिनट आप लोग दीजिए, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अंतर्व्यक्तिक क्षमता का मुख्य तत्व कौन कौन से हैं देखिए। व्यक्तियों में अपनी कमजोरियों तथा सामर्थ्य का आभास होता है। देखिए अब इस बात को समझिए, ये आपके लिए कह रहा है, प्रतियोगी छात्रों, मित्रों, दोस्तों, ये आपके लिए ये लाइन, अपनी कमजोरियों तथा सामर्थ्य का आभास होता है। अगर आप जागरूक हैं, वाकई में आपकी अंतर्व्यक्तिक क्षमता बढ़ गई है और आप जागरूक हो गए हैं मान्यवर पढ़ के, तो आप अपनी कमजोरी और अपना सामर्थ्य दोनों जान जाएंगे। जो व्यक्ति आज तक ये अपनी कमजोरी और अपने सामर्थ्य को ही नहीं पहचान पाया तो फिर उसका पढ़ना बेकार है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, जब तक आप अपने सामर्थ्य, अपने कमजोरी को नहीं पहचान पाएंगे। कमजोरी क्या है? आपकी कमजोरी आप जानते हैं, आपकी कमजोरी क्या है? मार्केट गए, कोई बुक दिखी रंग बिरंगी, उठा लाए और ले आके अलमारी में सजा दिए, पहली कमजोरी। दूसरी कमजोरी मित्रों, इस कंपटीशन के ज़माने में कम से कम आपको 12 से 14 घंटे स्टडी करना होता है, यही सत्य है। जो ये करता है वही विजय प्राप्त करता है। 5-7 घंटे के ज़माने गए तो आपकी कमजोरी क्या है कि दूसरी कमजोरी कि आप जानते हैं इतना पढ़ना होगा, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं। दूसरी कमजोरी आप कहते हैं चलिए एग्ज़ाम की डेट आ जाए तब शुरू हो जाता हूँ। तब शुरू होके क्या करोगे? जब दुश्मन सीमा पे आ गया तो आप तैयारी करोगे, तो कैसे युद्ध जीतोगे? जिस दुश्मन अगर सीमा पे पहुंच गया, आभास हो गया कि दुश्मन अटैक कर सकता है, तो अपनी तैयारियां तेज कर दो दोस्तों। और आपको अपने सामर्थ्य का पता है, यू कैन डू इट। आपके बेस से तो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप अपने अंतर्व्यक्तिक क्षमता को अगर जागेंगे तो आप इनको पहचानेंगे, कमजोरी या सामर्थ्य पहचानेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों आप सिलेक्शन हो जाएगा। उसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि क्या मुख्य तत्व हो सकते हैं। आप ऑप्शन में रहेगा कमजोरी सामर्थ्य दोनों, तो दोनों लगाना है, ये नहीं कि सामर्थ्य लगा के चले आए, कमजोरी को आपने छोड़ दिया, ये ध्यान देना है। दूसरी बात करें, दूसरे व्यक्ति जैसे उच्च अधिकारी, अधीनस्थ तथा आम जनता से संवाद स्थापित करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं अगर आप ज्ञानी हो गए, अंतर्व्यक्तिक कौशल आपने डेवलप कर लिया, आप जानकार हो गए, बात करने का तरीका आ गया, ईमानदार हो गए, आप के अंदर ईमानदारी आ गई, तो आप जो है किसी से बात करने में दबेंगे नहीं। अगर ईमानदार व्यक्ति है वो कहीं भी देखिए, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, उनसे भी अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख सकता है, अधीनस्थ से भी रख सकता है और आम जनता से भी अपनी बात को प्रभावीतापूर्ण से रख सकता है, संवाद स्थापित कर सकता है। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या है? संप्रेषण कौशल का होना। संप्रेषण कौशल तो होना चाहिए, बात करने का तरीका तो होना चाहिए। बात करने के तरीके में तो इतना दम है दोस्तों कि आज कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है सिर्फ अपनी बातों के दम पे। वही
भारत का मानचित्र एक टीचर पढ़ाता है और वही दूसरा पढ़ाता है। दोनों की बातों में, दोनों के संप्रेषण कौशल में इतना दम होता है कि एक कहाँ जाता है, एक कहाँ जाता है। तो ये होता है दोस्तों। इसके बाद समस्याओं के महत्व के आधार पर प्राथमिकता देने की क्षमता। हाँ, ये भी कि भाई कौन सी समस्या ज़रूरी है उस पर आपको डिसीजन लेना है। प्राथमिकता किसको दो नहीं, कौन सी समस्या ज़रूरी है उस पर आपको डिसीजन देना है। समस्याओं के महत्व के आधार पर प्राथमिकता कैसे कि एग्जाम्पल समझिए। सपोज करिए आप एसडीएम हैं और आपके पास एक गरीब महिला आती है और वो कहती है कि मेरे बेटी की शादी है 2 दिन बाद और इस साल बारिश में ओला पड़ने से मेरी सारी कृषि बर्बाद हो गई। उसी से मैं लोगों को कम से कम खिलाती पिलाती, जो बारात आता उसका मैं स्वागत करती। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, आप मेरी मदद करिए, आप मेरी मदद करें। मैं ग्राम प्रधान के पास गई, उन्होंने मदद नहीं किया। सबके पास घूम के सर आपके पास आई हूँ, हुजूर आप मेरी मदद करें। गरीब व्यक्ति जाता था ऐसे कहता है, उसके बारे में भावनाओं को समझिए। दूसरा, एक तो ये एक पहलू ये आपके पास आया समस्या का। दूसरा समस्या का पहलू आता है विधायक जी आपको कॉल करते हैं, फ़ोन किए, आपने फ़ोन उठाया, आपने कहा जी सर। विधायक जी आपसे कहते हैं कि मेरी भैंस खो गई है। 5, आप कल दिन भर मेरी भैंस खोजवाइए, आपकी ड्यूटी। तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, आप किस समस्या पे जोर देंगे, आपकी अंतर व्यक्तिक क्षमता क्या होनी चाहिए मित्रों। तो मित्रों, आपकी अंतर व्यक्तिक क्षमता होनी चाहिए उस गरीब महिला के साथ, उस गरीब महिला की मदद करेंगे। आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, उसके शादी में पहुँच के मदद करना चाहिए और हर उसके संभव प्रयास करना चाहिए। आगे अगर विभागीय मदद हो सकता है विभागीय करिए, नहीं तो आप अपने स्तर से कुछ न कुछ लोगों से अपने विभाग में बात करिए, अधिकारियों से बात करिए, इस तरह की समस्या है, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सब करके आप इतना कर सकते हैं। जो कि आप पढ़ लिख के गए हैं, काबिल हैं, उसकी मदद करिए। हाँ, विधायक जी दूसरे दिन आप उनकी भैंस नहीं ढूंढवाएंगे, आपके ऊपर गाज गिर सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए। लेकिन दोस्तों, अपने अंतर व्यक्तिक क्षमता अगर आपने जगा लिया है तो पीछे मत हटिए। इसके बाद कठिन परिस्थितियों में साहस का। अब यही कठिन परिस्थिति है, एक तरफ तो विधायक जी फ़ोन कर रहे हैं, नौकरी का खतरा, दूसरा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, ये आपको अपने कर्तव्य पथ पे चलने के लिए मजबूर कर रही है। तो आप जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। कठिन परिस्थितियों में भी आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां जरूर निभाएंगे दोस्तों। इसके बाद एक अच्छा श्रोता होना, ये भी होना चाहिए। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे तब तो होना चाहिए, गुड लिसनर्स होना चाहिए, गुड लिसनर्स। देखो दोस्तों, क्या होता है कि इसका जो कम्युनिकेशन की हिंदी है थोड़ी सी टफ है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल से, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहें। एक अच्छा श्रोता होना, गुड लिसनर्स होना, क्योंकि ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं और इसको आराम से कर लेते हैं, मतलब आसान है, बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं। लेकिन हिंदी थोड़ा सा इसकी टफ है, इसलिए आपको हम आसान भाषा में दोस्तों समझा रहे हैं। एक अच्छा श्रोता होना, जब तक आप अच्छा श्रोता हो नहीं होंगे आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? अंतर व्यक्तिक क्षमता आपका बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब तक आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे नहीं, उस पर मनन नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे, तब तक कैसे डेवलप होगा, नहीं हो सकता। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक, उचित परामर्श देने की क्षमता तथा संरक्षण प्रदान करने की क्षमता। आपके अंदर ये भी होना चाहिए, उचित परामर्श। किसी को अगर कोई परामर्श मांगता है आपसे तो उचित दीजिए, अनुचित मत दीजिए, उचित परामर्श दीजिए। ये आपके अंतर व्यक्तिक क्षमता कहती है कि आपसे अगर कोई परामर्श मांगने आया है तो आप उचित परामर्श उसको दीजिए। कोई आपसे पूछा कि सर या भैया हमें जो है क्या क्या पढ़ना चाहिए प्री के एग्ज़ाम में, तो आपका अच्छी सोच होना चाहिए, गुड थिंकिंग ऊपर हमने बताया, और उचित परामर्श आप दीजिए कि ये पढ़िए। ये नहीं उसको जो है बता दीजिए कि आप जो है कि कुछ नहीं यार तुम एनसीईआरटी झोंक के पढ़ लो 6 से 12 तक। अरे ठीक है, बताना आसान है, जब पीटी के लिए क्यों एनसीईआरटी पढ़वा रहे हो 6 से 12? आप प्री के लिए बता सकते हो ना कि तमाम नोट्स
अवेलेबल हैं, तमाम बुक्स हैं, या शॉर्ट नोट बना लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, करंट पढ़ लो, यू है पास। तो क्यों आप उसको नहीं बता सकते हैं? तो उचित परामर्श दीजिए। इसका संरक्षण करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। संरक्षण, अगर आपके संरक्षण मतलब होता है कि अगर आपके संपर्क में कोई है और आप उस काबिल हैं और कोई गरीब व्यक्ति परेशान है, तो आप अधिकारी हैं तो आप उसको संरक्षण प्रदान करिए। ये भी आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसको साथ ये टॉपिक हमारा एंड हुआ और नेक्स्ट हमारा आएगा संचार संप्रेषण, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मित्रों। बहुत जल्दी हम कम्युनिकेशन को फिनिश करेंगे दोस्तों। एग्जाम को देखते हुए बहुत जल्द ही हम इस पर वर्क करेंगे दोस्तों। और इसको पूरा आपने देख लिया, पूरा वीडियो समझ लिया, और नोट्स प्रोवाइड हमारे संस्थान के माध्यम से जो नंबर्स दिए हैं इस पर आप संपर्क करके इन नंबरों पे PDF नोट्स मंगा सकते हैं दोस्तों, इनसे बात कर सकते हैं। तो आप एक बार मैं समझा दे रहा हूँ सरल भाषा में, उसके बाद आप नोट्स लेके पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 40 आउट ऑफ 40 में से 30 क्वेश्चन आप आराम से इससे निकाल लेंगे। बाकी आप हिंदी पढ़ लेंगे और 2-4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग इस तरह से कर लेंगे दोस्तों, तो आपको इससे समस्या, सीसेट से समस्या दूर है। कभी कभी इतना मेहनत करके आप GS तैयार करके पेपर अच्छा करते हो, सीसेट नहीं निकलता तो लोग बहुत तकलीफ में होते हैं। तो इसलिए कोई रिस्क मत लीजिए, दोनों पेपर को समान महत्व देते हुए, कंपटीशन को देखते हुए आप इसको देखिए, वीडियो को देखिए, समझिए मित्रों। दोस्तों ये जल्दी में बनाया हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। संसाधन अनुपलब्ध है, नहीं तो हम ऑफलाइन आपको ज़रूर, टाइम कम है नहीं तो हम ऑफलाइन आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते दोस्तों। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम आपको 100% पूरी तरह से, हमारे संस्थान ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत से नोट्स को ड्राइव किया गया है और बहुत मेहनत किया है हमारे संस्थान ने दोस्तों, और ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।